हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर को में कंप्लीट करेंगे। मैं आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दूंगी ताकि चैप्टर आपको इजीली समझ में आ जाए। एनसीईआरटी में यहाँ पर एक टेबल दे रखी है जिसके थ्रू मैं आपको इस कंप्लीट चैप्टर को समझाऊंगी। देखो 1969 की बात है। आर.एच. विटेकर नाम के साइंटिस्ट जो है उन्होंने इस अर्थ पे जितने भी लिविंग है उनको 5 किंगडम में डिवाइड कर दिया था। इन किंगडम के नेम है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। सबसे पहले इस अर्थ पे जो लिविंग को डिवाइड करने का प्रोसीजर स्टार्ट किया था वो कैरोलस लीनियस ने किया था और उन्होंने दो किंगडम बनाए थे, प्लांटी और एनिमेलिया। फिर लेटर ऑन क्या हुआ, प्लांटी और एनिमेलिया किंगडम में से जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं उनको सेपरेट करके नया किंगडम बनाया गया, थर्ड नंबर का प्रोटिस्टा। और फिर प्रोटिस्टा में से जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं उन सबको सेपरेट करके फोर्थ नंबर का किंगडम बनाया गया, मोनेरा। और फिर 1969 में आर.एच. विटेकर ने फिफ्थ नंबर का किंगडम दिया, फंजाई। और इस तरीके से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया। अब यहाँ पर मैं आपको बेसिक कैरेक्टरिस्टिक समझाती हूँ। देखो, इस अर्थ पे जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं उन सबको एक किंगडम में रखा गया है, मोनेरा। प्रोकैरियोट्स के बारे में अगर मैं बताऊं तो दो टर्म होती हैं, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। हर सेल का एक कंट्रोलर होता है और उस कंट्रोलर को हम बोलते हैं उसका जेनेटिक मटेरियल। अगर जेनेटिक मटेरियल के चारों तरफ कवरिंग होती है तो वो सेल जो है वो यूकैरियोट हो जाएगी। और अगर सेल में जो जेनेटिक मटेरियल है उसके चारों तरफ जो कवरिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो वो सेल जो है वो प्रोकैरियोट हो जाएगी। इस अर्थ पे जितने भी लिविंग हैं वो दो टाइप के होते हैं, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। तो इस अर्थ पर जितने भी प्रोकैरियोट हैं उनको मोनेरा किंगडम में रख दिया गया और इस अर्थ पर जितने भी यूकैरियोट हैं उनको 4 किंगडम में रखा गया, प्रोटिस्टा में, फंजाई में, प्लांटी में और एनिमेलिया में। फिर डिफरेंस क्या है, प्रोटिस्टा में जो यूकैरियोट है वो यूनिसेलुलर है। एक पॉइंट और याद रखना, प्रोकैरियोट जो होते हैं वो हमेशा एक सेल के बने होते हैं, लेकिन यूकैरियोट जो हैं वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। तो इस अर्थ पे जितने भी प्रोकैरियोट हैं उनके लिए तो किंगडम बना दिया गया, मोनेरा। और इस अर्थ पर जितने भी यूकैरियोट हैं उनके लिए 4 किंगडम बनाए गए। किंगडम प्रोटिस्टा जो है उसमें एक सेल के बने हुए यूकैरियोट आते हैं, तो इसमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर लेवल का हो जाएगा। प्रोकैरियोट हमेशा एक ही सेल के बने होते हैं तो उसमें भी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर लेवल का हो जाएगा। अभी मैंने बताया कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में क्या डिफरेंस होता है। तो प्रोकैरियोट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है और यूकैरियोट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो मोनेरा किंगडम जो है उसमें जो भी मेंबर होंगे उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी। और जो बचे हुए 4 किंगडम है, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, इनमें यूकैरियोट्स आते हैं। तो यूकैरियोट में जेनेटिक मटेरियल के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, तो इन चारों किंगडम में ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो 4 किंगडम हैं इनमें से प्रोटिस्टा में एक सेल के बने हुए यूकैरियोट रख दिए गए। बचे हुए जो 3 किंगडम है, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, इसमें मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स हैं। फिर डिफरेंस क्या है, फंजाई में जो मेंबर्स हैं उनकी सेल्स में कोऑर्डिनेशन डेवलप हुआ और धीरे धीरे टिश्यू बनने लग गई। प्लांटी में थोड़ा सा और डेवलपमेंट हुआ और टिश्यू के आगे ऑर्गन बनने लग गई। एनिमेलिया में टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम जो है वो बनने लग गई। तो ऑर्गन सिस्टम जो है वो सिर्फ और सिर्फ एनिमेलिया में देखने को मिलता है। अब इसके अलावा एक डिफरेंस और होता है, प्लांटी और फंजाई जो है उनकी जो सेल होती है उस सेल के बाहर सेल वॉल मिलती है। फंजाई में ये जो सेल वॉल है वो काइटिन की बनी होती है, प्लांटी में जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी होती है और एनिमेलिया में जो सेल वॉल है वो एब्सेंट होती है। तो तीनों में डिफरेंस हो गया, तीनों मल्टी सेलुलर हैं लेकिन तीनों में डिफरेंस हो गया कि फंजाई में सेल वॉल काइटिन की, प्लांटी में सेल वॉल सेलुलोज की और एनिमेलिया में सेल वॉल एब्सेंट होगी। न्यूट्रिशन की बात कर लेते हैं। एनिमेलिया के जो मेंबर्स होते हैं वो हेटेरोट्रोपिक होते हैं, मतलब अपना खाना खुद नहीं बना सकते, दूसरे लिविंग से लेंगे, या तो किसी प्लांट से खाना लेंगे या फिर किसी एनिमल से खाना लेंगे। अब ये मत बोलना कि हम तो किचन में खाना खुद बनाते हैं, वो तो आपके पास में कुछ रॉ मटेरियल प्रेजेंट है, उसमें आपने स्पाइसेज ऐड किए, ऑयल ऐड किया और उसको आपने पका करके खा लिया। ऐसा थोड़ा ना है कि आप सनलाइट का यूज करके फूड बना रहे हो, ग्लूकोज बना रहे हो, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं।
हम होलोजोइक होते हैं। होलोजोइक का मतलब ये होता है कि हम जो फूड है उनको बॉडी के अंदर लेते हैं, वहाँ पे डाइजेस्ट करते हैं और फिर वहाँ से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो डेड डिकेइंग मैटर से अपना खाना लेते हैं। प्लांट्स जो होते हैं वो ऑटोट्रोपिक होते हैं, मतलब सनलाइट का यूज करके CO2 और वाटर को असिमुलेट करते हैं और फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड बनाते हैं। लेकिन कुछ प्लांटी जो हैं वो पार्शली हेटेरोट्रोपिक होते हैं, जैसे कि इंसेक्टिवोरस प्लांट, ब्लैडरवर्ट और वीनस फ्लाई ट्रैप इसमें एग्जाम्पल आता है। और इसके अलावा एक एग्जाम्पल होता है कस्कुटा, जो पैरासिटिक होता है, अमरबेल जिसको बोलते हैं, जो किसी दूसरे प्लांट से अपना न्यूट्रिशन लेती है। फंजाई में जो मेंबर्स होते हैं वो हेटेरोट्रोपिक होते हैं, इसमें मैक्सिमम सेप्रोफिटिक होते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में भी फंजाई के मेंबर रहते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में ये एल्गी के साथ में रहते हैं तो उस रिलेशनशिप को लाइकेन बोलते हैं, और हायर प्लांट्स की रूट्स के साथ रहते हैं तो उसको माइकोराइजा बोलते हैं। प्रोटिस्टा के जो मेंबर्स होते हैं वो ऑटोट्रोपिक भी होते हैं, हेटेरोट्रोपिक भी होते हैं। मोनेरा के जो मेंबर्स हैं वो भी ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक होते हैं। लेकिन मोनेरा में जो ऑटोट्रोपिक होते हैं, मतलब अपना खाना खुद बनाते हैं, वो दो तरीके से बना सकते हैं, या तो सनलाइट का यूज करके खाना बना सकते हैं या फिर केमिकल एनर्जी का यूज करके खाना बना सकते हैं। प्रोटिस्टा में जो मेंबर्स होते हैं वो सिर्फ फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, और हेटेरोट्रोपिक होते हैं। यहाँ पे मोनेरा में मेंबर्स जो हैं वो हेटेरोट्रोपिक होते हैं। हमारी इस अर्थ पे जितने भी प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म हैं उन सब को हमने किंगडम मोनेरा में रखा है। तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि प्रोकैरियोट होते क्या हैं। हर सेल में एक जेनेटिक मटेरियल होता है और जेनेटिक मटेरियल उस सेल का कंट्रोलर होता है। उस सेल में क्या क्या एक्टिविटीज होंगी ये सारा सब कुछ ये जेनेटिक मटेरियल डिसाइड करता है। तो अगर इस जेनेटिक मटेरियल के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की कवरिंग नहीं होती है तो उन सेल को हम बोल देते हैं प्रोकैरियोट्स। एक बात और याद रखना, प्रोकैरियोट्स हमेशा यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन यूकैरियोट जो है वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। अब अगर जेनेटिक मटेरियल के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की कवरिंग हो तो उसको यूकैरियोट बोल देंगे। अब आप ये मत बोलना कि ये रही कवरिंग, बेटा ये जो है वो सेल मेम्ब्रेन है, ये आपको ध्यान में रखना है। मोनेरा में अगर मैं बात करूं तो मोनेरा में दो तरीके के बैक्टीरिया होते हैं, एक होते हैं आर्की बैक्टीरिया और एक होते हैं यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया, जब भी आपको बायोलॉजी में कहीं भी EU वर्ड दिखे तो इसका मतलब होता है ट्रू, मतलब ये रियल वाले बैक्टीरिया है। ये आर्की बैक्टीरिया जो है ये प्रिमिटिव बैक्टीरिया है, एक्सट्रीम कंडीशंस में देखने को मिलते हैं, इसलिए आर्की बैक्टीरिया को एक्सट्रीमोफाइल्स भी बोलते हैं। यू बैक्टीरिया में 3 टाइप के बैक्टीरिया आते हैं। एक तो नॉर्मली इसमें बैक्टीरिया आएगा, इसके अलावा एक इसमें जो है वो ब्लू ग्रीन एल्गी हम स्टडी करते हैं और एक स्टडी करते हैं माइकोप्लाज्मा। अगर मैं माइकोप्लाज्मा की बात करूं तो ये इस अर्थ पे सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है या फिर स्मॉलेस्ट सेल है। माइकोप्लाज्मा एक ग्रुप है और PPLO जो है प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, वो इसका एक मेंबर होता है। माइकोप्लाज्मा प्लांट और एनिमल में डिजीज कर सकते हैं और ऑक्सीजन ना प्रेजेंट हो तब भी ये जिंदा रख सकते हैं खुद को, मतलब ये फैकल्टेटिव एनएरोब्स होते हैं। अब बात कर लेते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी की। ब्लू ग्रीन एल्गी जो है इसका दूसरा नाम साइनोबैक्टीरिया होता है। ब्लू ग्रीन एल्गी जो हैं वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, कॉलोनियल फॉर्म में भी रह सकते हैं और साथ ही साथ में फिलामेंटस फॉर्म में भी रह सकते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी जो हैं वो टेरेस्ट्रियल में एरिया में भी रह सकते हैं, वाटर में अगर हम बात करें तो मैराइन वाटर में भी रह सकते हैं और ये फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी के दो एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो एक होता है नोस्टॉक और एक होता है एनाबीना। इसके अलावा एक ओसिलेटेरिया भी होता है। ब्लू ग्रीन एल्गी में पावर होती है नाइट्रोजन फिक्सेशन करने की। नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में जो एंजाइम काम आता है उसको बोलते हैं नाइट्रोजिनेज एंजाइम। और जब नाइट्रोजिनेज एंजाइम अपना काम करता है तो उसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती है, तो मतलब एनएरोबिक कंडीशन में नाइट्रोजिनेज एंजाइम नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। अभी मैंने आपको एक फैक्ट बताया कि मोनेरा के मेंबर हमेशा यूनिसेलुलर होते हैं। इसके अलावा एक फैक्ट और आप याद कर लो कि जो मोनेरा के मेंबर्स हैं उन्हीं में पावर है नाइट्रोजन फिक्सेशन करने की। ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो इनमें फोटोसिंथेसिस करने की पावर होती है, मतलब ये सनलाइट को ट्रैप करके फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। तो इनमें पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो इनमें क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है। अभी जो बैक्टीरिया है इसको अगर मैं बात करूं तो देखो, वैसे तो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में इसके बारे में बता रखा है, लेकिन चाहे बैक्टीरिया हो, आर्की बैक्टीरिया हो, ब्लू ग्रीन एल्गी हो, माइकोप्लाज्मा, इनकी बेसिक स्ट्रक्चर सिमिलर होती है। अच्छा, माइकोप्लाज्मा के बारे में एक फैक्ट और याद रखो कि
मोनेरा के जितने भी मेंबर्स हैं उनमें सेल वॉल प्रेजेंट है, लेकिन माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल एब्सेंट है। जो भी बैक्टीरिया होता है उसके सबसे बाहर जो है वो स्लाइमी लेयर होती है जिसको बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। फिर एक सेल वॉल होती है, और ये जो सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, मतलब नॉन सेल्यूलोजिक होती है। और फिर होती है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जगह जगह जो है वो अंदर के साइड, साइटोप्लाज्म के साइड जो है वो इनफोल्डिंग्स करके रखती है, और इन इनफोल्डिंग्स को, सेल मेम्ब्रेन की इन इनफोल्डिंग्स को जो है वो बोलते हैं क्या, इस तरीके से देख लो, ओहो, इस इनफोल्डिंग्स को बोलते हैं मेसोसोम। जैसे हमारे में माइटोकॉन्ड्रिया काम करता है, वैसे ही प्रोकैरियोट में ये काम जो है वो मेसोसोम करता है। जेनेटिक मटेरियल के चारों तरफ कवरिंग नहीं होगी तो इस तरीके से जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। और कुछ बैक्टीरिया में जेनेटिक मटेरियल के अलावा एक स्मॉल एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है जिसको प्लाज्मिड बोलते हैं। बैक्टीरिया जो होते हैं उनमें 70S टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ इंक्लूजन बॉडीज होती हैं। अगर ब्लू ग्रीन एल्गी की बात करें तो उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो ही एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको क्रोमेटोफोर बोलते हैं, जिसमें पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो सनलाइट को ट्रैप करने का काम करता है। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है बैक्टीरिया की। ये फ्लैजिला निकलेंगे, फिर कुछ जो है वो फिम्बरी देखने को मिलते हैं, और कुछ जो है वो पिलाई देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये हमने यू बैक्टीरिया की बात की। अब मैं अब आपको बताती हूँ कि आर्की बैक्टीरिया। अच्छा, बैक्टीरिया जो है ना वो शेप के बेसिस पर 4 टाइप के हो सकते हैं। कोकी, इसमें स्पेरिकल शेप होती है। बेसिलाई, इसमें जो है रोड शेप्ड होती है। स्पाइरला, इसमें स्पाइरल शेप्ड होती है। और विब्रियो कोमा शेप्ड होती है। अच्छा, ये प्लूरल वर्ड है, सिंगुलर क्या होता है, बेसिलस, विब्रियम, स्पाइरलम, और इसके अलावा जो है वो क्या हो जाएगा, कोकस। क्या डिफरेंस कैसे याद रहेगा, तो प्लूरल आप जहां भी देखोगे वहां पर आप लास्ट में देखिए आपको वोवल देखने को मिल रहा है, इससे आप याद कर सकते हो। बैक्टीरिया ये प्लूरल है, बैक्टीरियम क्या होता है, सिंगुलर होता है। आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं ये वो बैक्टीरिया हैं जो हार्श कंडीशन में रह पाते हैं, क्योंकि इनका सेल वॉल का कंपोजिशन जो है वो नॉर्मल यू बैक्टीरिया से डिफरेंट होता है। आर्की बैक्टीरिया जो है वो मार्शी एरियाज में रह सकते हैं, उनको मिथेनोजेंस बोलते हैं। सोल्टी एरियाज में जो रहते हैं हेलोफाइल्स बोलते हैं। और जो हाई टेम्परेचर हाई एसिडिटी मतलब हॉट स्प्रिंग में रह सकते हैं उनको थर्मो एसिडोफिल्स बोलते हैं। ये जो मिथेनोजेंस होते हैं वो रूमिनेटिंग जो एनिमल्स होते हैं, बफेलो, काऊ, जो घास खाती है, उनके रूमन में, उनके स्टमक का एक पार्ट होता है रूमन, उसमें भी प्रेजेंट होते हैं, और ये मिथेन के बायोगैस के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। अगर मैं बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन की बात करूं तो बैक्टीरिया में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो प्रिमिटिव टाइप का होता है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो नॉर्मली बाइनरी फिजन के थ्रू होता है। बाइनरी फिजन के अलावा मैं बात करूं तो जब फेवरेबल कंडीशन नहीं है तो बैक्टीरिया अपने सारे जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको इकट्ठा करके अपने चारों तरफ एक टफ कवरिंग बना लेता है, और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो इस वॉल को, तो इस स्ट्रक्चर को तोड़ता है, और अंदर से जो बैक्टीरिया है वो रिलीज होता है, फिर बाइनरी फिजन के थ्रू अपने आप को दो में डिवाइड कर लेता है। ठीक है, ये बात होगी। अब न्यूट्रिशन की बात कर लेते हैं। मोनेरा के जो मेंबर्स होते हैं वो ऑटोट्रोपिक भी होते हैं, मतलब सनलाइट का यूज करके खाना भी बना सकते हैं, जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी। कीमोटोट्रोप्स भी होते हैं। कीमोटोट्रोप्स का मतलब होता है खाना तो खुद बना रहे हैं लेकिन जो एनर्जी है वो सनलाइट नहीं है, वो कोई केमिकल रिएक्शन की एनर्जी है। कीमोटोट्रोप्स क्या करते हैं, जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के ऑक्सीडाइजेशन से ये एनर्जी लेते हैं और उस एनर्जी का यूज करते हैं फूड बनाने के लिए। इसके अलावा मैक्सिमम जो बैक्टीरिया हैं वो हेटेरोट्रोप्स होते हैं। हेटेरोट्रोप्स में भी अगर हम देखें तो ये सेपेरोफिटिक होते हैं। अच्छा, ये सेप्रोफिटिक जो बैक्टीरिया है इनका यूज होता है, जैसे कि हाउस होल्ड में बात करूं तो ह्यूमन की लाइफ साइकिल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे हम दही बनाते हैं दूध से, तो उसमें भी ये बैक्टीरिया रोल प्ले करते हैं, लैक्टोबैसिलस। जैसे कि हम एंटीबायोटिक्स बनाते हैं उसमें भी हेल्प करते हैं, जैसे कि स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया हेल्प करें। और लेग्यूम्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में भी हेल्प करते हैं, जिसमें हेल्प करता है राइजोबियम। और नॉन लेग्यूमिनस में हेल्प करता है कौन, फ्रैंकिया। ठीक है, कुछ डिजीज भी कर सकते हैं, तो ह्यूमन बींग्स में, क्रॉप में, फार्म एनिमल्स में और पेट में बैक्टीरिया जो है वो डिजीज करते हैं। कौन कौन से डिजीज, कोलेरा, टाइफाइड, टिटनस और सिट्रस कैंकर।
सबसे पहली ट्रिक ये है कि पी से प्रोटिस्टा, पी से पानी। प्रोटिस्टा के जो मेंबर्स होते हैं वो मेनली एक्वेटिक होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। प्रोटिस्टा किंगडम की जो बाउंड्रीज हैं वो वेल डिफाइंड नहीं है, मतलब इसमें जो भी ऑर्गेनिज्म है वो भले ही एक सेल यूकैरियोट है, लेकिन कुछ में कैरेक्टर प्लांट जैसे हैं, कुछ में कैरेक्टर एनिमल जैसे हैं, कुछ में कैरेक्टर जो है वो स्लाइम मोल्ड जैसे हैं। किंगडम प्रोटिस्टा में जो मेंबर्स आते हैं वो यूनिसेलुलर यूकैरियोट आते हैं। यूकैरियोट टर्म आते ही आपके समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें जो सेल होगी, सेल में जेनेटिक मटेरियल होगा और जेनेटिक मटेरियल के चारों तरफ क्या होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी। मतलब प्रोटिस्टा के जो मेंबर्स होते हैं उनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है। इसके साइटोप्लाज्म में यूकैरियोट वाले जो ऑर्गेनेल्स हैं वो भी प्रेजेंट होगी। जो प्रोटिस्टा होते हैं उसमें मेनली हम 5 ग्रुप्स के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें फर्स्ट आता है क्राइसोफाइट। क्राइसोफाइट में मेनली डायटम्स और गोल्डन एल्गी, जिसको डेस्मिड के नाम से भी जानते हैं, वो इंक्लूड होते हैं। क्राइसोफाइट को अगर मैं बताऊं तो इसमें जो सेल वॉल होती है वो सोप बॉक्स जैसी होती है। सेल वॉल जो है उसमें सिलिका का डिपोजिशन होता है। सिलिका का डिपोजिशन होने के कारण जब इन ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है तो इनकी सेल वॉल जो है वो बिलियंस ऑफ ईयर्स तक बिना डिस्ट्रक्ट हुए गिरी रहती है। ये जो क्राइसोफाइट के जो मेंबर्स होते हैं वो मैराइन वाटर में भी और फ्रेश वाटर में भी दोनों में देखने को मिलते हैं। फ्लैजिला इनमें एब्सेंट होता है, तो जिसकी वजह से वाटर की करंट, वाटर जिधर फ्लो कर रहा है उधर ही ये पैसिवली मूव कर रहे होते हैं। फोटोसिंथेसिस होते हैं, मतलब फोटोसिंथेटिक होते हैं, मतलब अपना खाना खुद बना सकते हैं। अब इनके सेल वॉल में सिलिका प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से इनका ग्रीटी नेचर होता है, दरदरापन होता है इनमें। तो इनका यूज किया जाता है पॉलिशिंग के लिए, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप के लिए। डायटम्स जो हैं वो ओशन के चीफ प्रोड्यूसर भी होते हैं। प्रोटिस्टा का जो सेकंड ग्रुप होता है वो होता है डाइनोफ्लैजिलेट। डाइनोफ्लैजिलेट का ये डायग्राम है। इसमें जो सबसे बाहर सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है, और इस सेल वॉल के बीच बीच में इस तरीके की ग्रूव्स होती हैं जहां से इसमें 2 फ्लैजिला निकलते हैं। एक फ्लैजिला जो है वो लॉन्गिट्यूडनल होता है और एक ट्रांसवर्सली होता है। ये जो डाइनोफ्लैजिलेट के जो मेंबर हैं वो अलग अलग कलर के होते हैं, जैसे येलो कलर के, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड। डिपेंड इस बात पे करता है कि उस डाइनोफ्लैजिलेट में कौन सा मेन पिगमेंट प्रेजेंट है। ये एक रेड डाइनोफ्लैजिलेट होता है जिसका एग्जाम्पल है गोनियोलेक्स। ये बहुत रैपिड अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, जिसकी वजह से सी का कलर रेड हो जाता है और रेड डाइड सी में देखने को मिलता है। ये टॉक्सिन रिलीज करते हैं जिसकी वजह से सी के जो मेंबर्स हैं, मैराइन एनिमल्स, उनकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट है यूग्लेनोइड्स। यूग्लेनोइड्स में सेल वॉल एब्सेंट होती है, सबसे बाहर प्रोटीन की कवरिंग होती है जिसको बोलते हैं पेलिकल, और ये पेलिकल जो है वो बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है। यूग्लिना में 2 फ्लैजिला होते हैं, एक लॉन्गर फ्लैजिला होता है और एक स्मॉलर फ्लैजिला होता है। यूग्लिना में मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है, मतलब जब सनलाइट प्रेजेंट होगी तब तो ये सनलाइट का यूज करके खाना बनाएंगे, और जब सनलाइट एब्सेंट होगी तो ये जो स्मॉलर ऑर्गेनिज्म है उनको प्रिडेशन करके उनको खा लेते हैं। ठीक है। और यूग्लिना में जो हायर प्लांट्स हैं उनकी तरह पिगमेंट देखने को मिलता है, मतलब क्लोरोफिल भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट है स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड सेप्रोफिटिक होते हैं, मतलब फंजाई की तरह डेड डिकेइंग मैटर से खाना लेते हैं, और जब फेवरेबल कंडीशन होती है तो इनमें कैरियोकाइनेसिस तो होता है लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होता। तो इनमें एक ही स्ट्रक्चर में, एक ही सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं। लेकिन जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो स्लाइम मोल्ड जो है वो क्या करते हैं, अपने यहाँ पर फ्रूटिंग बॉडीज का फॉर्मेशन कर लेंगे, और फ्रूटिंग बॉडीज के टिप पर स्पोर का फॉर्मेशन होता है। ये स्पोर जो है वो काफ़ी लंबे टाइम, मतलब मैनी ईयर्स तक जो है वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इनके चारों तरफ ट्रू वॉल प्रेजेंट होती है, और जब एयर करंट के थ्रू इन्हें स्पोर का डिस्पर्सल होगा और जब फेवरेबल कंडीशन आएंगी तो ये स्पोर जो है वो जर्मिनेट करेंगे और दोबारा से ये स्ट्रक्चर बना लेंगे स्लाइम मोल्ड की। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं बेटा प्लाज्मोडियम, ये ध्यान रखना है। इसके बाद में आते हैं प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स जो हैं वो एनिमल्स की प्रिमिटिव एंसेस्टर माने जाते हैं। ये हेटेरोट्रोपिक होते हैं, मतलब दूसरे से अपना खाना लेते हैं। 4 टाइप के होते हैं। लोकोमोटरी ऑर्गेनेल के बेसिस पर इनको 4 ग्रुप में बांटा जाता है। पहला है अमीबोइड प्रोटोजोन। अमीबोइड प्रोटोजोन में जो है वो कोई भी लोकोमोशन के लिए ऑर्गेनेल नहीं होता। ये सूडोपोडिया बनाते हैं, फॉल्स फीट बनाते हैं, जिसके थ्रू ये क्या करते हैं, अपने प्रे को अपने अंदर
ले लेते हैं। इनकी जो मैराइन फॉर्म्स होती है उनमें सिलिका प्रेजेंट होती है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। जैसे कि इनका एक एग्जांपल होता है एंटामीबा, वो पैरासिटिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है फ्लैजिलेटेड, नाम से ही पता चल रहा है इन प्रोटोजोन्स में फ्लैजिला प्रेजेंट होगा और फ्लैजिला के थ्रू ये मूवमेंट करेंगे। ये बहुत सारी डिजीज कर सकते हैं जैसे कि स्लीपिंग सिकनेस, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन जिसका एग्जांपल है ट्रिपेनोसोमा, उसके थ्रू होती है। नेक्स्ट है सीलिएटेड प्रोटोजोन्स, इनमें सीलिया के थ्रू मूवमेंट होता है और सीलिया के थ्रू ये फूड को अपने पास में लेकर के आते हैं और इसका एग्जांपल है पैरामीशियम। नेक्स्ट है स्पोरोजोन। स्पोरोजोन जो है उसमें एक इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज होती है इनकी लाइफ साइकिल में, जिसकी वजह से डिजीज कोज होती है और इसका एग्जांपल है प्लाज्मोडियम। अभी मैंने स्लाइम मोल्ड में प्लाज्मोडियम टर्म आपको बताई, एक टर्म ये बताई, दोनों में डिफरेंस है। ये एक ऑर्गेनिज्म है और स्लाइम मोल्ड में प्लाज्मोडियम एक स्टेज है। किंगडम फंजाई जो है वो हेटेरोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म का यूनिक किंगडम है। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि किंगडम फंजाई जो है उसमें कौन कौन आते हैं। किंगडम फंजाई में जो मेंबर्स आएंगे उनमें सेल वॉल प्रेजेंट होगी और सेल वॉल जो है वो काइटिन की बनी होगी और साथ ही साथ में प्रेजेंट होगा पॉलीसेकेराइड्स। किंगडम फंजाई जो है उसमें बहुत सारी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, उसकी मॉर्फोलॉजी को लेकर के, उसकी हैबिटाट को लेकर के। मतलब किंगडम फंजाई के जो मेंबर्स होते हैं उनमें ऐसी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसको बोलते हैं हाइफी। और जब ये हाइफी जो है वो एक साथ में मिलकर के ऐसा ग्रुप बना ले, नेटवर्क बना ले, ऐसा ग्रुप बना ले, ऐसा नेटवर्क, इसको बोलते हैं माइसीलियम। अब ये जो किंगडम फंजाई है इसको 4 क्लास में बांटा जाता है और 4 क्लास में बांटने का जो बेसिस है वो आपको ध्यान में रखना है। मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, कि ये जो माइसीलियम है इसकी मॉर्फोलॉजी बाहर से कैसा दिख रहा है उसके बेसिस पर। साथ ही साथ में इनमें स्पोर का फॉर्मेशन होगा, तो मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन कि वो एसेक्सुअली बन रहे हैं, सेक्सुअली बन रहे हैं, और एक इनमें फ्रूटिंग बॉडीज का फॉर्मेशन होता है। इन 3 बेसिस पर किंगडम फंजाई को 4 क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। फंजाई के जो मेंबर्स होते हैं वो कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, मतलब आपको हर जगह देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा ये वार्म और ह्यूमिड प्लेसेस में अपने आप को ग्रो करना पसंद करते हैं। रेफ्रिजरेटर में हम फूड जो है वो बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन से बचने के लिए प्रिजर्व करते हैं। फंजाई के जो मेंबर्स होते हैं वो ज़्यादातर मल्टीसेलुलर होते हैं, लेकिन कुछ यूनिसेलुलर भी होते हैं, जिसमें एग्जाम्पल है यीस्ट का। अगर हम बात करें न्यूट्रिशन की तो फंजाई के जो मेंबर्स होते हैं वो हेटेरोट्रोपिक होते हैं, जिसमें से कुछ सेप्रोफाइट्स होते हैं, मतलब डेड डिकेइंग मैटर से सोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर को एब्जॉर्ब करते हैं। इसके अलावा कुछ पैरासिटिक भी होते हैं, मतलब प्लांट और एनिमल पर रह करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उनसे न्यूट्रिशन लेते हैं, बदले में उनको डिजीज दे देते हैं। और इसके अलावा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में भी रहते हैं। अगर एल्गी के साथ में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप फंजाई बनाता है तो उसको हम लाइकिन बोलते हैं, और हायर प्लांट्स की रूट्स के साथ में अगर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाता है फंजाई तो उसको माइकोराइजा बोलते हैं। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो फंजाई जो है उसमें तीनों तरीके से रिप्रोडक्शन हो सकता है, वेजिटेटिव तरीके से भी, एसेक्सुअल तरीके से भी और सेक्सुअल तरीके से भी। वेजिटेटिव तरीके से जो रिप्रोडक्शन होता है वो 3 टाइप से हो सकता है, फ्रेगमेंटेशन, फिजन और बडिंग। फंजाई का एक मेंबर है यीस्ट जो यूनिसेलुलर है, उसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है फिजन और बडिंग के थ्रू, और बचे हुए जो फंजाई के मेंबर्स हैं उनमें फ्रेगमेंटेशन के थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो फंजाई के मेंबर्स हैं उनमें स्पोर्स बनते हैं। तो फंजाई की 4 क्लास होती हैं। फंजाई की 4 क्लास में सबसे बेसिक लेवल पर जो क्लास होती है फाइकोमाइसिटीज, उसके बाद में एस्कोमाइसिटीज, फिर होती है बेसिडियोमाइसिटीज और एक होती है ड्यूटेरोमाइसिटीज। एक बात आपको याद रखनी है, जो बेसिडियोमाइसिटीज है इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, और जो ट्यूटेरोमाइसिटीज है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। तो जब भी हमें कोई नई फंजाई मिलती है उसको सबसे पहले हम ड्यूटेरोमाइसिटीज में प्लेस करते हैं, फिर हम देखते हैं कि उस फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है, उसके बेसिस पर हम उसको एस्को और बेसिडियो में डिवाइड कर देते हैं। क्यों? फाइको में क्यों नहीं करते? क्योंकि फाइकोमाइसिटीज की जो मेंबर्स होते हैं इनका जो माइसीलियम होता है वो ऐसा होता है, इस तरीके की कंडीशन। खूब सारे न्यूक्लियस कंडीशन होंगी लेकिन बीच में सेप्टा नहीं होगा, लेकिन एस्को, बेसिडियो और ड्यूटेरोमाइसिटीज में जो माइसीलियम होगा उसमें ऐसी कंडीशन बीच बीच में इस तरीके से देखो, इस तरीके से सेप्टा प्रेजेंट है। ठीक है, ये न्यूक्लियस है, बीच बीच में सेप्टा प्रेजेंट है। तो एस्को, बेसिडियो, ड्यूटेरो में तो ऐसा माइसीलियम प्रेजेंट होता है और फाइकोमाइसिटीज में ऐसा।
प्रेजेंट होता है। तो अगर हमें नई फंजाई मिली, अगर उसमें ऐसी कंडीशन है तो सीधा ही हम उसको फाइकोमाइसिटीज में लिख देंगे। लेकिन अगर हमें जो फंजाई मिली उसमें ऐसी कंडीशन है, सेप्टेट और ब्रांच्ड माइसीलियम है, तो पहले हम उसको ड्यूटेरो में रखते हैं और फिर उसमें हम देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है, उसके बेसिस पर हम उसको एस्कोमाइसिटीज या बेसिडियोमाइसिटीज में डिवाइड कर देते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात, हाँ, अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पहले आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझो। फाइकोमाइसिटीज में दो तरीके के स्पोर बनते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, एक बनता है इनमें जूस्पोर और एक बनता है एप्लेनोस्पोर या फिर स्पोरेंजियोस्पोर। जूस्पोर मोटाइल होता है, मतलब इसमें फ्लैजिला होते हैं। एस्कोमाइसिटीज में और एस्कोमाइसिटीज में और ड्यूटेरोमाइसिटीज में जो एसेक्सुअल स्पोर बनते हैं वो बनते हैं, उनको बोलते हैं कोनिडियम। अब बात कर लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है प्लाज्मोगेमी, सेकंड स्टेप होता है कैरियोगेमी और थर्ड स्टेप होता है मियोसिस, जो जाइगोट में होता है और जिसके थ्रू हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। कहानी क्या है, मान लो एक ये फंजाई है और एक ये फंजाई है। फंजाई में स्पेसिफिक कोई भी सेक्स ऑर्गन नहीं होता, दो फंजाई पास पास होती हैं, फंजाई हैप्लॉइड होती है। तो जैसे ही पास पास होती है तो मान लो इन दो सेल ने डिसाइड किया कि मैं मेल की तरह बिहेव करूंगी, मैं फीमेल की तरह बिहेव करूंगी। सबसे पहले इनका इन दोनों सेल्स का जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो आपस में फ्यूज होता है, जिसको प्लाज्मोगेमी बोलते हैं। और जैसे ही फ्यूज होगा वैसे ही इनके जो दो न्यूक्लियस है वो n+n कंडीशन में आ जाएंगे दोनों सेल के। लेकिन जो सबसे बेसिक क्लास होती है फाइकोमाइसिटीज, उसमें जैसे ही n+n कंडीशन बनने से पहले ही ये दोनों न्यूक्लियस भी फ्यूज हो जाते हैं, मतलब प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी साथ साथ होती है और उसमें डायरेक्ट जो है वो जाइगोट बन जाता है और इसी को बोलते हैं जाइगोस्पोर। ठीक है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर बनते हैं फाइकोमाइसिटीज में। एस्को में और बेसिडियो में n+n कंडीशन कुछ टाइम के लिए रहती है, जिसको डाई कैरियोन फेज बोलते हैं। फिर उसके बाद में ये फ्यूज होते हैं, डिप्लॉइड कंडीशन जाइगोट बनता है, डिवाइड हो करके वो फ्रूटिंग बॉडी बनाता है और फिर उसमें क्या बनते हैं, स्पोर बनते हैं। स्पोर जो है वो हमेशा एप्लॉइड होंगे, फ्रूटिंग बॉडी जो है वो कैसी है, डिप्लॉइड है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। 1969 में जब R.H. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, तब वायरस, वायरोइड, प्रियोन्स जो एसेलुलर ऑर्गेनिज्म है इनको, और लाइकेन्स जो दो ऑर्गेनिज्म से मिलकर के बनता है, इसको किसी भी किंगडम में इंक्लूड नहीं किया था। लाइकेन जो है इसमें एल्गी और साथ में प्रेजेंट होती है फंजाई। फंजाई क्या करेगी, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगी और साथ में शेल्टर प्रोवाइड करेगी एल्गी को, और एल्गी जो है वो बदले में फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाएगी जो देगी फंजाई को। तो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। लाइकेन्स जो है वो पोल्यूशन के गुड इंडिकेटर होते हैं। अगर किसी एरिया में लाइकेन्स की संख्या कम हो रही है तो हम ये बोल सकते हैं कि वहाँ पर पोल्यूशन का लेवल इंक्रीज हुआ है। वायरस, वायरोइड, प्रियोन्स को अगर मैं आपको एक साथ समझाऊं तो वायरस जो है उनमें प्रोटीन की कवरिंग होती है और साथ में प्रेजेंट होता है जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। ये हो गया वायरस। जो वायरोइड होते हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होता है और ये जेनेटिक मटेरियल फ्री आरएनए होता है। वायरोइड को वायरोइड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें जेनेटिक मटेरियल के चारों तरफ प्रोटीन की कवरिंग नहीं है, इसलिए इसको वायरोइड बोलते हैं। इसके अलावा प्रियोन्स जो हैं उसमें सिर्फ प्रोटीन की कवरिंग होती है, जेनेटिक मटेरियल नहीं होता। लेकिन इस प्रोटीन की कवरिंग से ही न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर देखने को मिलता है। ये हो गया प्रियोन। तो अगर हम साइज की बात करें तो प्रियोन और वायरस जो है इनका साइज सिमिलर है, लेकिन वायरोइड जो है वो वायरस और प्रियोन के कंपैरिजन में छोटा है। वायरोइड जो है इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसका मोलिकुलर वेट कम होता है, मतलब न्यूक्लियोटाइड्स का जो संख्या है वो कम है। वायरोइड जो है इसके थ्रू एक डिजीज होती है, इसको बोलते हैं पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। ये जो वायरोइड है इसको 1971 में टी ओडीनर नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। प्रियोन्स जो है इसका मैंने बताया कि ये जो प्रोटीन की कवरिंग है ये ही डिजीज कर देती है। इसकी वजह से जो कैटल्स है उनमें बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी या फिर मैड काउ डिजीज बोलते हैं उसको, वो होता है। और ह्यूमन जो है उसमें क्रूड्सफेल्ट जैकब डिजीज होता है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के एनालोगस वेरिएंट है, मतलब दोनों में जो सिम्टम्स है वो सिमिलर देखने को मिलते हैं। जो वायरस होता है ये लिविंग की बॉडी के बाहर इनर्ट होता है, इनएक्टिव होता है, और जब किसी लिविंग की बॉडी में एंटर करता है तो उसकी मशीनरी को यूज करके अपने आप को मल्टीप्लाई करता है। वायरस के बारे में बता रखा है कि वायरस में जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। अगर वायरस जो है वो प्लांट वायरस है तो उसमें
सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए प्रेजेंट होता है ज़्यादातर प्लांट वायरस में। अगर वायरस जो है वो एनिमल वायरस है, इसका मतलब क्या हुआ, जो प्लांट को इन्फेक्ट करेगा वो वायरस प्लांट वायरस, जो एनिमल को इन्फेक्ट करेगा वो एनिमल वायरस। एनिमल वायरस में जेनेटिक मटेरियल जो है वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए भी हो सकता है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए भी हो सकता है और डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी हो सकता है। इसके अलावा एक वायरस होते हैं जिनको बोलते हैं बैक्टीरियोफेज, वो वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। इनमें जेनेटिक मटेरियल डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। ठीक है, तो ये बेसिक है। वायरस जो वर्ड है इसका मतलब होता है वीनम या फिर पॉइजनस फ्लूइड। 1892 में एक साइंटिस्ट हुए डिमित्री इवानोव्स्की। सबसे पहले जो वायरस है उसकी डिस्कवरी की गई थी टोबैको मोजेक वायरस की। तो उन्होंने बोला कि टोबैको में जो डिजीज होती है वो बैक्टीरिया से नहीं होती है, किसी और पैथोजन से होती है, लेकिन जो भी पैथोजन है वो बैक्टीरिया से छोटा है क्योंकि बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से इजीली पास हो सकता है। फिर 1898 में एम.डब्ल्यू. बीजरनिक नाम के साइंटिस्ट हुए और इन्होंने सबसे पहले जो है वो वायरस टर्म दी थी। इसके अलावा इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कंटेजियम विवियम फ्लूइडम। कंटेजियम का मतलब होता है इन्फेक्शियस, विवियम का मतलब होता है लिविंग और फ्लूइडम का मतलब होता है फ्लूइड। एक्चुअली क्या हुआ था 1892 में डिमित्री इवानोव्स्की ने ये बात तो बता दी कि टोबैको मोजेक में जो डिजीज हो रही है वो किसी और पैथोजन से हो रही है, लेकिन उन्होंने वायरस के बारे में नहीं बताया। उन्होंने बताया कि ये वायरस है। फिर 1898 में एम.डब्ल्यू. बीजरनिक जो है उन्होंने क्या किया, एक टोबैको इन्फेक्टेड प्लांट जो है उसका फ्लूइड निकाला और दूसरे हेल्दी प्लांट में उसको इंसर्ट किया। तो देखा गया है कि जो हेल्दी प्लांट है वो भी कुछ टाइम के बाद में इन्फेक्ट हो गया। तब जाकर के उन्होंने इस फ्लूइड के बारे में स्टेटमेंट दिया था और वायरस टर्म दी थी। फिर 1935 में डब्ल्यू.एम. स्टैनले जो है उन्होंने बोला कि ये जो वायरस होते हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और लार्जली प्रोटीन के बने होते हैं। वायरस जो है वो ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। ठीक है, वायरस के थ्रू कौन कौन सी डिजीज हो सकती है, तो वायरस से जो डिजीज होती है उसमें मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा, एड्स और इसके अलावा जो कॉमन फ्लू होता है वो भी वायरस से ही स्प्रेड होता है। अगर कोई प्लांट वायरस से इन्फेक्टेड है तो उसमें ये सारे कैरेक्टर देखने को मिलते हैं, जैसे मोजेक फॉर्मेशन हो जाता है, लीफ रोल हो जाती है, कर्ल हो जाती है, येलो हो जाती है, वेन क्लियर हो जाती है, प्लांट जो है ड्वार्फ और ग्रोथ जो है वो स्टंट हो जाती है। ठीक है, ओके।